अब गुरु की उंगली या तर्जनी उंगली की बात हमने कुछ जानी थी। अब एक बात और कह दूं, ये वास्तव में समुद्र है। चाहे हम ज्योतिष की बात करें या पामिस्ट्री की बात करें, एक चीज के, एक ग्रह के, एक उंगली के, एक अंगूठे के, एक हथेली के बहुत से गुण हैं, बहुत से तत्व हैं, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यदि आप डॉक्टर जेपी सिंह की पामिस्ट्री की बुक देखेंगे या डॉक्टर चंद्रदत्त पंत जी की बुक देखेंगे, एक एक हजार पेज का ग्रंथ है, अथाह समुद्र है। इसी तरह समुद्रिक शास्त्र अगर आप डिटेल समुद्र शास्त्र देखेंगे तो 3 वॉल्यूम में है और 800-900 पेज का एक वॉल्यूम है, बहुत सारी चीजें उसमें मिलेंगी। तो अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। मैं रेफरेंस इसलिए लिया कि उतनी बातें कह पाना या याद रख पाना या डिटेल दे पाना भी थोड़ा सा ना तो उचित होगा, ना उतना समय होगा। हाँ, हम मुख्य बातें जिनका हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उन बातों को जरूर हम बात करते हैं, उन बातों को जरूर हम कवर करेंगे। फिर हम दूसरी उंगली जिसका नाम मध्यमा है, या इसको शनि की उंगली भी हमने कहा था, सामान्यतः सबसे बड़ी उंगली। इसके लिए जो शनि की बात थी कि शनि को दुख का कारक जो ज्योतिष में माना गया है, सामुद्रिक शास्त्र में दुख का कारक नहीं कहा गया है। दुख का कारक कुछ नहीं है इसमें, नेगेटिविटी है, वही दुख का कारक है। हाथ ना होना, उंगली ना होना, अंगूठा ना होना ही दुख का कारक है। पर लेकिन इसका चिन्ह या ये उंगली क्षेत्र या ये उंगली दुख का कारक ऐसा कुछ नहीं। इसको भाग्य स्थान कहा गया शनि को। शनि जो है हमारे बीच में है, शनि का कार्य क्या है सबसे पहले हम जाने। यह पूरी हथेली को बैलेंस करते हैं, मध्य में है ना, इसलिए इसका नाम मध्यमा पड़ा है। अब ये इसके ऊपर की तरफ देखें तो तर्जनी और अंगूठा है, नीचे की तरफ देखें तो अनामिका और कनिष्ठिका है, और पूरी हथेली की बाइंडिंग इसी में है, मिडिल में है। बीच का हिस्सा ना हो, मिडिल का हिस्सा ना हो तो कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। ये शनि जो है हमारे किसी भी जातक जातिका की ज्योतिष की तरह पेशेंस को बताता है, उसके भाग्य के बारे में बताता है, उसकी सफलता के बारे में बताता है। हाँ, ये बात सही है। एक उंगली, एक पर्वत, एक स्थान, जैसे ग्रह या भाव ज्योतिष में अलग अलग चीजों का भी निरूपण करते हैं। विवाह के लिए हम सप्तम द्वादश भाव देखते हैं, संतान के लिए पंचम भाव देखते हैं, गुरु की पोजीशन पे देखते हैं, शुक्र की पोजीशन पे देखते हैं। इसी तरह एक से अधिक विधाएं, एक से अधिक तथ्य, एक से अधिक बात पामिस्ट्री में भी एक से मिलती है। सफलता की बात की तो गुरु भी तो देते ही हैं, सफलता के लिए हमारे को मध्यमा का विचार करना है, मध्यमा से पता चलता है। पेशेंस, इम्पेशेंस, ये मध्यमा से ही पता। लंबी उंगली है, पेशेंस है, ध्यान रखने वाले हैं। सीधी उंगली है, सुदृढ़ उंगली है, गांठों वाली है, दोनों उंगलियां गांठदार हैं, सारी उंगलियां गांठदार हैं, तो उनका उस उंगली से संबंधित फल अच्छे हैं। दुबली पतली उंगली है, टेढ़ी मेढ़ी उंगली मध्यमा है, तो भाग्य में कहीं ना कहीं कमी है। अब टेढ़ा मेढ़ा होना, सीधी होना मैं उंगलियों के बाद में बात करता हूं। और उसके उसी तरह भाग्य के अलावा सक्सेस को भी बताते हैं, जीवन काल को भी बताते हैं, जीवन काल का संभावित समय, उसकी भी जानकारी इसी मध्यमा से और मध्यमा के क्षेत्र से, शनि क्षेत्र से या शनि की उंगली से प्राप्त हो। अब इसके बाद जो अगली उंगली है हमारे पास, अनामिका, या जिसको सूर्य की उंगली कहा गया है, इस उंगली से जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, कला, विज्ञान आदि चीजों का पता चलता है। वो कितना चमकेगा सूर्य की तरह, यही उंगली बताती है। कितनी पदवी उनको मिलेगी, प्रतिष्ठा उनको मिलेगी। यस, ये बात सही है। कितनी पद प्रतिष्ठा मिलेगी, ये देश काल पात्र परिस्थिति का ध्यान हमको रखना ही होगा। तो ज्योतिष में भी रखते हैं, वास्तु में भी रखते हैं, और इस सामुद्रिक अध्ययन में भी रखते हैं, उसका ध्यान हमको रखना ही होगा। लेकिन कितना चमकेगा, कितना दिखावे की प्रवृत्ति होगी। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य होते हैं, दसम भाव में सूर्य होते हैं, तो वो सारी चीजें ओपन करके दिखा देते हैं। उनकी किताब बिल्कुल सूर्य की तरह चमकती हुई साफ दिखती है। उनका कैरेक्टर, बिहेवियर, दिल, दिमाग, कर्म, कार्य सब दिखते हैं। द्वादश अष्टम भाव में सूर्य होते हैं, कुछ दिखाते नहीं है,
अष्टम भाव में सूर्य की राशि होती है, सिंह राशि होती है, दिखावा नहीं होता, छुपाते हैं। दसम भाव में, चतुर्थ भाव में शनि स्थित होते हैं, शनि की राशि होती है, तो छुपाने में विश्वास करते हैं। लेकिन ये सूर्य की उंगली यदि सीधी है, लंबी है, और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, रंग भी अच्छा है, स्किन भी अच्छी है, तब ये ओपन, खुली किताब की तरह इनका होता है। मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता देने वाले, कला विज्ञान की रुचि, अभिरुचि, यही उंगली बताती है। और आखिरी उंगली जो हमारी है, कनिष्ठिका जो है, कनिष्ठिका बुध की उंगली है। बुध के जो कर्म है, बुध के जो कारकत्व ज्योतिष के हिसाब से है, वह कारकत्व तो बुध का है ही है। व्यापार का कारक तो है ही है, वाणी के कारक तो है ही है, शिक्षा के, विद्या के कारक तो बुध है ही है। उसका पता तो चलता है ही गुरु के साथ को रिलेट करने में। साथ ही बुध क्या है, आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है। ये बुध की उंगली से आपका व्यवहार, ये करेक्टर ऐसा बताता है कि जो ज्योतिष में हम नहीं ढूंढ सकते। वो क्या पता चलता है कि आप किसी भी कार्य को करने में कितनी सक्षमता आपकी है, वह बुध की उंगली से, लिटिल फिंगर से पता चल जाती है। आप कार्य करा सकते हैं या नहीं करा सकते, आप सीधे पर हैं, भोले हैं, पोंगा महाराज हैं, कुछ नहीं करा सकते, यह बुध की उंगली से पता चलता है। बुध की उंगली का यह गुण है। और इसी उंगली से, जैसे हमने शनि से कहा कि उसके जीवन काल का पता चल जाता है, लगभग संभावित उम्र का पता चलता है, बुध की उंगली से जैसे महादशा दशा प्रत्यंतर दशा ज्योतिष में यूज होती है, तो बुध की उंगली से ही, बुध के क्षेत्र से ही उस दशा की तरह समय का भी ज्ञान होता है। और इस बुध की उंगली के क्षेत्र से ही विवाह का भी पता चलता है, संतान का भी पता चलता है। कैसे पता चलता है, हम आने वाली बातों में, आने वाली कक्षाओं में और हम बात करते रहे। और अब एक बात हम उंगलियां तथा अंगूठे के बारे में और कर लें, और वो बात करने के बाद हम उंगली और अंगूठे का चैप्टर आज बंद करेंगे, और तब तक शायद समय भी कुछ हो जाएगा। तो आज के लिए विश्राम शायद करने की तब नौबत आ जाए, जरूरत पड़ जाए, फिर हम आगे बात करते रहेंगे। चलिए अब पहले भी हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। लंबाई हमने बात कर ली, कुछ कुछ तथ्य, कुछ कुछ बात हमने जान लिए कि इन अंगुलियों से, अंगूठे से हमको क्या पता चलता है, क्या ज्ञान होता है। अभी तक आपने देखा कि गुरु, शनि, सूर्य, बुध, 4 ग्रह आगे, बाकी मुख्य ग्रहों में से 3 ग्रह और रह गए। कौन से? मंगल महाराज, चंद्रमा महाराज और शुक्र महाराज। इनका नाम तो कहीं नहीं आया, क्योंकि अंगूठे में तो हमने किसी ग्रह का नाम लिया नहीं, तो 4 ही ग्रह आए। तो हाँ, ये बात सही है, इन 3 ग्रहों का स्थान भी हमारे हाथ में है, उनका पता भी चलेगा। एक बात और मैं आपको कह दूं, आधुनिक पामिस्ट्री में, मॉडर्न पामिस्ट्री में, या आज के समय में विद्वानों ने, पामिस्टरों ने, सामुद्रिक शास्त्रियों ने राहु केतु को भी समावेश कर दिया है। जो ओरिजिनल सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन आप करते हैं, जो रिसर्च पुराने ग्रंथ लिखते हैं विद्वानों के द्वारा, उसमें राहु केतु का कहीं स्थान इस पामिस्ट्री में नहीं था। लेकिन जब अब आज की डेट में शुरू कर दिया, तो मैं भी उसको शुरू करता हूं, बताता हूं, प्रयोग भी करता हूं, और जब जरूरत आएगी, उसका समय आएगा, बाकी मंगल, शुक्र और चंद्रमा के साथ राहु केतु का स्थान और उसके फल भी पामिस्ट्री में हम बात करेंगे, बताएंगे। अब एक बात मैं कह रहा था कि अंगूठा सीधा हो तो वो अपनी बात सुनने वाले हैं, कैरेक्टर उनका अड़ियल है, दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, ये बात थी ना। और यही यदि अंगुलियां सीधी हो, चारों उंगलियां सीधी हो, अंगूठे का तो फल तो आपने जाने, अंगुलियां भी अगर सीधी हो तो उन अंगुलियों के फल अच्छे हैं, शुभकारी हैं। सीधी उंगलियां अच्छी मानी गई, लेकिन साथ साथ सीधी उंगलियां भी, अंगूठे भी गठीले हों तो उनके फल और प्रामाणिक हैं, और मजबूत हैं, और अच्छे हैं। अब गठीले कैसे, उसको कैसे हम नापें, कैसे देखें? बहुत आसान तरीका है। जो आप हथेली के पीछे का हिस्सा देखिए, अंगूठे के पीछे का हिस्सा देखिए, यहाँ पर कुछ जो जोड़ है, जहां से उंगली आपके मुड़ जा रही हैं, दोनों तरफ से, 2 जगह से, अंगूठे से 1 जगह से, वहां पर देखिए कि हड्डी कितनी मजबूत है, हड्डी उभरी हुई है कि नहीं है। नीचे की हड्डी आप देखेंगे ज्यादा प्रोमिनेंट है, ऊपर की हड्डी कुछ उससे पतली होती है, सामान्यतः ऐसी ही होती है। तो यदि गठीला होना उंगली को
यही कहते हैं कि गांठें मजबूत हों, गठीली हों, तो उनके फल अधिक हैं, प्रोमिनेंट हैं। सीधी उंगली होना और लंबी उंगली होना, सामान्य उंगली होना, उसके फल में 4 चांद लगा देते हैं। उंगली का गठीला होना, अंगूठा भी गठीला है तो वो भी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला, ताकत को बढ़ाने वाले हो। अब एक और बात इनके बारे में कहें कि ये टेढ़ा होना, अंगूठा यदि पीछे की तरफ झुकता है, कुछ टेढ़ापन लिया है, तो उसमें जातक जातिका में, जैसे आज शुरुआत में मैंने कहा था कि फ्लेक्सिबल होता है यदि सॉफ्ट स्किन हो, मुलायम त्वचा हो, और फ्लेबी हो, स्पंज की तरह दबने वाली त्वचा हो, उसमें भी ओपननेस होती है, सॉफ्टनेस होती है। और अंगूठा भी यदि पीछे की तरफ हो, तो वही तो स्किन की बात थी, वही गुण, वही कैरेक्टर अंगूठा भी देता है। पीछे की तरफ को झुका हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, खींचने से पीछे आ जाता हो, तो जातक फ्लेक्सिबल है, ओपन है, कुछ न कुछ जहां जरूरत होती है वहां खुले मन से विचार कर लेता है, आपकी बात भी सुन लेता है, आपकी बात एक्सेप्ट भी कर लेता है और अपनी बात भी कर देता है। लेकिन सीधा हो, स्टबन हो, तो अड़ियल है, उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, नहीं मानेगा। और यही अंगूठा यदि ऊपर की तरफ बहुत मोटा हो, गदा की तरह हो, टोपाकार हो, तब वो हिंसक भी हो सकते हैं। वो अड़ियल के अलावा हिंसक भी हो सकते हैं, उनसे बहस नहीं करना चाहिए। राम राम कर दो भैया, जय श्री राम कर दो, जय वीर हनुमान करके अपना रास्ता नाप लेना चाहिए, क्योंकि वो सुनेंगे भी नहीं, आप ज्यादा बात करेंगे वो, और कुछ हिंसक भी हो सकते हैं। अब यही उंगलियां टोपाकार तो नहीं मिलती, हाँ मोटी पतली मिलती हैं। यदि उंगलियां मोटी हों, 4 उंगलियां, अब इसमें फिर देश काल पात्र परिस्थिति का ध्यान रखना होगा। स्त्रियों की, फीमेल्स की उंगलियां कंपैरेटिवली लंबी भी होती हैं, कंपैरेटिवली पतली भी होती हैं। जेंट्स की पतली उंगली होना और जेंट्स की पतली हो तो कहीं न कहीं शारीरिक कमजोरी की निशानी है, शारीरिक कार्य करने की कमजोरी है, या जो इन 4 उंगलियों के फल मैंने बताए उनमें कहीं न कहीं उन फलों में कमी है, डेफिशिएंसी है। और यदि उंगलियां मोटी हों तो ये फल, ये कर्म, ये कार्य, ये एफिशिएंसी को बढ़ाने वाले होते हैं। बहुत अधिक मोटी उंगलियां हो, बहुत अधिक मोटा हाथ हो, तो वह शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर करने वाले होते हैं, या आप पहचान सकते हैं। मशीनों से काम करने वाले होते हैं, खेत बागानों में काम करने वाले होते हैं, या और जिस तरह का शारीरिक श्रम हो सकता है, शारीरिक श्रम का कार्य करने वाले वो जातक जातिकाएं होती हैं। अब फीमेल की उंगलियां अगर पतली हो, अधिक पतली हो, तब वो शारीरिक रूप से और अधिक कमजोर हैं, ये आप देख सकते हैं, उनका जज कर सकते हैं। हमको विश्लेषण करना इस तरह से प्रैक्टिकल ऐसे ही यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम, यदि अंगूठा हमारा पतला हो तो कमजोर अंगूठा, पतला अंगूठा, उसके फल वही हैं जो शारीरिक श्रम है, कंट्रोल है, जो जो उसके क्वालिटीज हैं, चाहे उंगलियों के हों या अंगूठे के हों, उनमें कमी है। बहुत मोटे हैं उंगलियां या अंगूठा तो उसमें एक्सेस है, तो एक्सेस भी किसी चीज का अधिक अच्छा नहीं और कम होना भी अच्छा नहीं, ये ध्यान हमने रखना है। ऐसे विचार हमने उंगलियों का, अंगूठे का करना है। इतनी बातें हम उंगली और अंगूठे की करेंगे। अब वर्मा जी आगे कंटिन्यू करें बातों को। जी सर। ठीक है, तो अब हम इसके बाद रंगों को ले लेते हैं, रंग के बाद हम आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। ठीक है, रंग वही है जो कल मैंने शुरू किए थे, उनका मैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस करता हूं। जैसे मैंने लंबाई की बात की थी, हाथ मेजर करने के लिए हिंदुस्तान का हमने एग्जांपल लिया था, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब का पटियाला एरिया, राजस्थान का एरिया, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सामान्यतः छोटे हैं, नेपाली, पहाड़ी, गोरखा छोटे हैं, ये जो राजस्थान या पटियाला के लोग लंबे हैं, बाकी नॉर्थ इंडियन नॉर्मली एवरेज हैं। केरल के लोग, अधिकांश लोग लंबाई ज्यादा है। आंध्रा के लोगों की हाइट एवरेज है, आंध्रा कर्नाटक की एवरेज हाइट है।
तमिलनाडु की मिक्स्ड है, ना बहुत छोटे हैं ना अधिक लंबे हैं। तो ऐसे ही हम गुजरात की बात देखते हैं, गुजरात के लोग ज्यादातर लोग लंबे हैं, महाराष्ट्रियन कुछ कंपैरेटिवली लंबे हैं। इस तरह से हम मिला के अलग अलग जगह का देखते हैं, हरियाणा के लोग लंबे हैं। तो ये बात तो हमारे हिंदुस्तान की थी। पूरे विश्व का जब हम आकलन करते हैं तो ऑस्ट्रेलियंस को देखिए, ऑस्ट्रेलियंस विश्व में सबसे ज्यादा लंबे हैं, इसलिए उनको कंगारू कहा जाता है। बहुत ऊंची कूद मारते हैं, बहुत लंबी छलांग मारते हैं, उनकी टांगें भी लंबी होती हैं। तो ये ध्यान हमको किसी की लंबाई के लिए भी ध्यान रखना है, और ये यही बात देश काल पात्र परिस्थिति के हिसाब से कलर के लिए भी ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया। कलर देखिए, कॉम्प्लेक्शन, मुझे लगता है आज हम जितने हैं सब नॉर्थ इंडियन लोग यहाँ पर हैं, तो नॉर्थ इंडियन का मेजोरिटी हमारा रंग गेहुआ अधिकांशतः होता है। एक्सेप्शनली कुछ अधिक गेहुआ जिसको हम सफेद कह दें, या कुछ पका हुआ सा कम गेहुआ, या जिसको ब्लैकिश कह दें, ये भी होता है। अब इसके लिए भी ध्यान है, जो धूप में काम करने वाले हैं सामान्यतः उनकी स्किन कैसी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, फेस की भी, है ना। और जब फेस की डार्क होगी तो शरीर की भी होगी। और जो एसी में ही रहने वाले हैं, छाया में रहने वाले हैं, तो उनकी स्किन ठंडी जगहों में रहने वाले हैं तो कंपैरेटिवली ज्यादा फेयर होगी। अब हम रंगों की बात, सीधी बात करते हैं। अब रंग की बात कर रहे हैं, रंग हमारे हथेली का भी और रंग हमारे नाखूनों का भी। परीक्षा कैसे करेंगे? जो नाखूनों में नेल पेंट लगाते हैं उनका हम नाखूनों का परीक्षण नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको रिमूवर से रिमूव कर लीजिए, क्योंकि रिमूवर से रिमूव करने में भी नॉर्मल आते 2-4-6 घंटा लगता है। फिर हम हथेली का ही परीक्षण करें। अच्छा रंग देश काल पात्र परिस्थिति के हिसाब से माना गया है, जो कल मैंने बताया, आपको याद होगा, वह केवल और केवल गुलाबी रंग है। अब गुलाबी रंग कैसा है? जो हमारा बैक का स्किन है और अंदर का स्किन है, इसमें फर्क है। अंदर का ज्यादा फेयर होता है, या हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जो शरीर का जो अंग हमारा ढका हुआ होता है, जहां हमने वस्त्र पहने हैं, वह क्षेत्र सामान्यतया ओपन एरिया से फेयर होता है। वह रंग उसका फेयर होता है, मुलायम होता है, साफ होता है। तो यही रंग हथेली का भी हमने देखना है। अब गुलाबी रंग हमने विभिन्न क्षेत्र की बात कर ली, वहां का ध्यान रखना, देश काल परिस्थिति का ध्यान रख के, और उम्र का भी ध्यान रखना है। अगर जातक जातिका 14-15 साल से लेके 40 साल तक की उम्र के हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, तो उनका रंग ज्यादा गुलाबी होगा एज कंपेयर टू 45-50 या उससे ज्यादा के एज में। 60 साल से ऊपर के हो गए हों, भले ही वो गुलाबी हो, आपको सफेद दिख रहा हो, वो रंग अलग होगा। आपको उम्र का ध्यान रखना है। इसी उम्र का आपको पता चले, उनसे पूछ लें तब भी ठीक है। नहीं वो बताते, नहीं पूछना आप चाहते, तब उसका जो विधि है, लगभग उसकी उम्र कितनी हो गई है, उसका आकलन की विधि हम बात करेंगे, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। तो गुलाबी रंग सुंदरता का, सफलता का, सौम्यता का, खुशी का इजहार करता है। और यही रंग जो एलोपैथी के, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, क्योंकि यूनानी और होम्योपैथी की बात मैं नहीं जानता, आयुर्वेद और एलोपैथी के डॉक्टर है, वो भी देखते हैं गुलाबी रंग है, नॉर्मल रंग है, फेयर रंग है, हथेली का, आंखों का, चेहरे का या शरीर किसी अंग का, तो किसी भी बीमारी की, अटैक होने की, लंबे समय तक चलने की संभावना कम हो जाती है। ये उसका आकलन है। और यदि यही रंग सफेद हो, सफेद जिसकी टोटल स्किन ही ब्लैक है, तो उसका कैसा सफेद होगा आप देख सकते हैं। मुंह में, फेस में, ठीक है, जो वर्मा जी ठीक है, जो भी सफेद का हम आकलन कर लेंगे, सफेद रंग हो रहा हो, तो यह इसका मतलब उस जातक जातिका में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है। आप ध्यान देख सकते। अब इसके लिए फिर मेल फीमेल का हमको ध्यान रखना ही होगा। कंपैरेटिवली मेल और फीमेल का हीमोग्लोबिन एक ही उम्र के, एक ही परिवार के हों, तो कुछ कम होता है फीमेल का एज कंपेयर टू मेल। एक्सेप्शन अलग है, सामान्यतः कम होता है। और विशेषतः कोई बीमार जातक जातिका है, फीमेल कोई और
सिंड्रोम से हैं, किसी की डिलीवरी हुई है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ है, तो उस पीरियड में कुछ उनकी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड लॉस होने के बाद कुछ कम हो जाता है उनका, जो कंपैरेटिवली जो पिंक कलर है, गुलाबी रंग, उसको एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना होगा। गुलाबी और सफेद रंग की हमने बात की। अब यही अगर रंग लाल है, लाल रंग किसका होगा ये ध्यान रख लें। 20 साल से 35-40 साल के जो जातक हैं और फिजिकल काम करते हैं, खाने पीना डट के खाते हैं, अच्छी डाइट है, कोई रोग शोक व्याधि नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी है, फिजिकल मेंटल काम करने की उनमें तमन्ना है, उनमें योग्यता है, उनमें इच्छा है, उनमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, तो सुर्ख लाल होता है। तो उनमें फुल ऑफ एनर्जी है, लाल रंग ताकत है। लेकिन अधिक लाल हो रहा है, जैसे कल मैंने बताया, कहीं कहीं दिमाग पर प्रेशर हो सकता है, ब्रेन में प्रेशर हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, उसका भी ध्यान रखना। और यदि पीला रंग आ रहा हो, नाखूनों में हो या हथेली में हो, आंखों में हो, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी पैथी के डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत कह देंगे भैया जॉन्डिस का टेस्ट कराओ। पर मैं तो जॉन्डिस का टेस्ट नहीं कराता, मुझे तो पता चलता है, या किसी भी समुद्र शास्त्री को तो पता चलता है कि जॉन्डिस है। पीला रंग का मतलब ही पेट की अपच की परेशानी है, दिक्कत है। जॉन्डिस नहीं है तो भगवान का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। खाने में ध्यान रखे, पेट का ध्यान रखे, अनाप शनाप तली भुनी चीजें ना खाएं, है ना, गन्ने का जूस, मूली का रस पी ले, जॉन्डिस कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो पीलिया की बीमारी है, पेट की बीमारी है, अपच की बीमारी है। और यही रंग यदि काला या नीला हो रहा हो हथेली में या नाखूनों में, अब काले नीले के लिए एक प्रिकॉशन है, यदि कहीं चोट लग जाए हथेली में या नाखून में, उसकी वजह से नीला पड़ जाए या बाद में नीला पड़ने के बाद काला पड़ जाए, तब उसका विचार नहीं करना है। पूरे हथेली में काला नीला हो तो उसके 2-3 रीजन होते हैं। चेन स्मोकर हो, लगातार धूम्रपान करने वाला करने वाली हो, हथेली का रंग, नाखूनों का रंग, होठों का रंग काला हो सकता है, काला पड़ सकता है। तो जब स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो नेगेटिव तो वैसे भी देते हैं, एक। दूसरा, यदि धूम्रपान में नहीं करते लेकिन उसके बावजूद भी शारीरिक और कोई कमजोरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उनको लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी दिक्कतें हैं। और आज के कोरोना काल में ऐसी दिक्कत तो उसको जांच कराना ही चाहिए। तो ये रंगों से हमको पता चलता है, रंगों से हमको व्याधियों का भी पता चलता है। गुलाबी रंग सफलता देती है, प्रसन्नता दे रही है, पीला रंग व्याधि दे रहा है, लाल रंग एग्रेशन दे रहा है, और सफेद रंग शारीरिक कमजोरी दे रहा है। इस तरह का हम रंगों का विचार करते हैं। दोनों से विचार जब हम कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीजें सामुद्रिक शास्त्र के अध्ययन से पता चलती है। मेरे विचार से वर्मा जी आज हम इतनी ही बात करेंगे। अब किसी सज्जन को, किसी मित्र को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव हो, तो उनका स्वागत है। 5 मिनट हम ओपन है, 5 मिनट बाद फिर हम आज की बात बंद करेंगे। और कल का जो समय जो है वर्मा जी डिक्लेयर कर देंगे, 7, 7:30, 8 जो भी है, उसी समय हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद जी। सर, कई बार उंगलियों के पोर पे 4-4 पोर भी देखे गए हैं। बिल्कुल देखे गए साहब। शर्मा जी, पोरों की बात हम कल बताएंगे। पोरों के कई फल हैं, है ना, और 4 पोर हैं, और पोरों के जो डिवीजन है उनके रिजल्ट्स क्या हैं उनके बारे में बताएंगे। पहले कल मैं पर्वतों की बात करूंगा, पर्वतों के बाद पोरों पे आऊंगा, पोरों के बारे में बताऊंगा, उंगलियों के भी, अंगूठे के भी, सारे पोरों के बारे में बताएंगे। ठीक है जी। सर, कई बार कनिष्ठा उंगली दोनों हाथों में साइज डिफरेंट होते हैं। हाँ, जैसे मतलब एक लेफ्ट में छोटी है या राइट में बड़ी या वाइस एंड वर्सा, तो उसके भी क्या रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे? मैडम बिल्कुल होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि अधिकांशतः तो दोनों हथेली, दोनों पैर, दोनों अंगूठे लगभग बराबर साइज के होते हैं। लेकिन कभी कभी व्यवधान भी आ जाता है, फर्क भी आता है। फर्क कैसे आता है? अगर मैं बात करूं, दृष्टियां 6x6 होना आंखों की
अच्छी मानी जाती है, सामान्यतः यही होती है। लेकिन जब हम स्पेक्स लगाना शुरू करते हैं, वर्मा जी ने तो लगाया, मैंने भी नहीं लगाया क्योंकि इसमें सामान्य बात, लेकिन हाँ मुझे बारीक पढ़ना है, मुझे भी जरूरत पड़ती है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट का नंबर कुछ और है, राइट का नंबर कुछ और आ जाता है, जी और सर। कईयों के बिल्कुल एक से ही नंबर आ जाते हैं। उसी तरह दोनों हाथ की हथेली भी, अंगूठे भी, नाखून भी, या पैरों के साइज भी। मैं अपनी बात बताऊं, मेरा लेफ्ट और राइट जो पैर है, जूते में फर्क आता है। मैं हमेशा लेफ्ट वाले जूते को ट्राई करता हूं क्योंकि वो कुछ बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है, और राइट में कैसा भी साइज का वो फिट आ जाता है, लेफ्ट में कुछ जो तंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं उसका साइज में थोड़ा सा फर्क है, उसकी फिटिंग में फर्क आती है। तो इसी तरह उंगलियों में भी, अंगूठों में भी, नाखून में भी, हथेली में भी, रेखाओं में भी फर्क होता है, कुछ ना कुछ फर्क होता है। छाप में भी, अंगूठे की या उंगलियों की छाप में भी फर्क होता है, और उसके फल भी अलग अलग होते हैं। और क्या फर्क, हम कैसे इसका विचार करते हैं, कल मैंने थोड़ी सी बात की थी। हम जब ये कोर्स पूरा होगा तो हम प्रिडिक्शन में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड या इनएक्टिव हैंड जो है उसको हम पास्ट की बात करते हैं, और जो एक्टिव हैंड या राइट हैंड जो मेजोरिटी केसेज में है उसको हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। तो दोनों को जब हम कंपेयर कर लेते हैं, क्या खोया क्या पाया, मैंने वर्ड एक यूज किया था, इनएक्टिव हैंड और एक्टिव हैंड में क्या डिफरेंस हुआ। अगर बेटर हुआ है एक्टिव हैंड में तो हमने पाया है, अगर इनएक्टिव में बेटर था, एक्टिव में खराब हुआ, तो इसका मतलब हमने खोया है ना। ऐसे हम इसको करते हैं। ये बात सही है जो आपने नोट किया, बिल्कुल सही नोट किया है, ऐसा होता है जी। ये भी कह सकते हैं कि हमने अपने कर्मों से एक्टिव हैंड की उंगलियों का फर्क किया, मतलब कर्मों से बढ़ाई उसको, ये भी कह सकते हैं। नहीं, उंगलियों का, मैडम एक चीज बात बताऊं आपको, जब नाप करने में एक चीज मिस कर गया, आप सारे सुन ले फिर बता दूं। ये हमने कब मेजर करना है हाथ को, ये मेजर करने का एक निश्चित समय है। कुंडली तो जो आपके जन्म का समय मिल गया या बर्थ नेम रेक्टिफिकेशन आपने कर दिया, वो पूरी लाइफ लॉन्ग वही रहेगी। लेकिन हाथ का मेजर करने का कोई एक निश्चित समय है। वो निश्चित समय ये है कि जब हमारी लंबाई बढ़नी रुक जाए या स्टेबल हो जाए। वो जनरली सामान्यतया फीमेल के केस में 17, 17.5, 18 साल के बाद हाइट स्टेबल हो जाती है, और मेल के केस में 18, 19, 20 तक भी उनकी हाइट बढ़ती है। एक्सेप्शनली दोनों के केस में 20, 21 तक भी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ती नहीं, रुक जाती है। तब उस समय हमारा हथेली का साइज, हमारे अंगूठों का साइज, नाखूनों का साइज तो हो जाता है। फिर हम मोटे पतले तो हो सकते हैं, विजन हमारा बदल तो सकता है, बाल हमारे कम ज्यादा ग्रे तो हो सकते हैं, लेकिन कान का साइज, आईब्रो का साइज, नाक का साइज, लिप्स का साइज, ये साइज बदलता नहीं है। फिर फिक्स हो जाता है। हाँ जी, फिक्स हो जाता है। इसलिए हमको जब हाइट स्टेबल हो जाए तभी मेजर करना चाहिए। जी जी सर जी। सर ये जो है ना अंगुलियों के बारे में बताया था, तो आपने ये बताया था कि पहली जो तर्जनी उंगली है वो जुपिटर है, और दूसरी मिडिल फिंगर के लिए क्या बताया था सर? शनि की उंगली, सैटर्न, रिंग ऑफ सैटर्न, मध्यमा उसको कहा था मिडिल फिंगर। तीसरी वाली अनामिका की उंगली, और उसका सूर्य की उंगली भी उसको कहते हैं, बुध। तो और थंब को, चौथी वाली जो छोटी वाली है कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर, या उसको बुध की उंगली कहते हैं। और थंब के लिए, थंब के लिए, थंब का अंगूठा ही है, थंब ही है, उसके लिए कोई ग्रह का नाम नहीं दिया है, मैंने बताया था, ग्रह का नाम नहीं दिया है। सर हाथ देखने का उचित समय क्या रहता है? हाथ देखने का उचित समय शर्मा जी, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थौ चानुचिंतयेत्। वेदों में तो ये कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म का चिंतन करना चाहिए, दैनिक कार्यों से, नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर अपना ध्यान लगाकर संध्या वदन करके फिर ब्राह्मण को पूर्व की तरफ मुंह करके वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष या केले के वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ जाना चाहिए। ये तो आदेश था वेदों का, वेदों के समय का। अब आज के, और दूसरी बात उसमें यह भी कही गई है कि सूर्योदय के बाद दोपहर तक, जब तक सूर्य बढ़ रहे हों, तो हाथ भी देखना चाहिए, कुंडली भी विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन अब पूरी बात करूं, लेकिन जब सूर्य ढलना शुरू हो जाए, अर्थात दोपहर के बाद, फिर इस क्रिया को, इस कार्य को छोड़ देना चाहिए और सायंकाल के समय त्याग देना चाहिए।
उसका छोड़ देने का जी सर। मतलब ये था, वजह यह थी उसकी जो मेरे समझ में आती है, बाकी आप लोग भी विद्वान है, करेक्ट करेंगे मेरे को, बात समझ में ये आती है तब उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। जहां आज हम जूम यूज कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं था, एसी नहीं था, या और लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं थी, शायद ये वजह रही हो। एक दूसरा, आज के समय में हम देखते हैं कि हम चाहे कितने ही उसका पालन करें, लेकिन जो क्लाइंट है, जो दिखाने के लिए जिसको जरूरत है, वो तो सायंकाल ही आना चाहते हैं, फिर हम क्या करें। तो मतलब ये है, हाँ, फ्री होके आता है और लीस्ट इंपोर्टेंस दे के इसको आता है, तब हम क्या करें, हमारे पास उचित समय हो, उचित व्यवस्था हो, प्रकाश की भी हो, पंखे की भी हो, और आप भी परेशान ना हो, आप भी तन मन से सुखी हो, एकांत चित्त हो, तभी देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मेरा विचार ऐसा है। नेगेटिव शक्तियों का या एनर्जीज का प्रभाव कम हो, वो दिन कम में ही हो सकता है, सूर्यास्त के बाद वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता तो है, इसलिए बिल्कुल। दिन में ही देखना चाहिए, कोशिश यही रहनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद बढ़ जाता है का मतलब जो सिमी जी कह रहे बिल्कुल सही है। मतलब क्या है, जो सूर्य जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो पिता है, जो राजा है, वो क्या कर रहे हैं, वो अस्त होकर कहीं और जा रहे हैं, तो उनका प्रभाव कम हो रहा है। घर में भी जब पिता इधर उधर गए तो बच्चे थोड़ा माँ से ना लिबर्टी ले लेते हैं। जी सही बात है। हाँ जी, सर अभी वो मुश्किल हो रखा है बच्चों के लिए। सर हेलो। हाँ जी, हेलो। जी शीतल जी बोलिए। जी शीतल जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना है कि ये जब हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट स्केल को अप्लाई करना है या जजमेंट से देखना है इंच कितने इंच? नहीं, मैंने आपका क्या किया अभी बताया, जो सामुद्रिक शास्त्र का कहानी थी 5.5 फीट और 9 इंच और 8 इंच, वो तो हमने बात कर ली। जो मॉडर्न पामिस्ट्री है, जो रिसर्च की बात थी, उसमें हमने यस, आप इसको चाहे स्केल से मेजर कर लें, उसका आधा करके नाप लें, या और कोई मेथड से यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराना मेथड था तब तो स्केल से ही मेथड था सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से, लेकिन आपको अंगुली, और अब नाम भी आ रहा है, अंगूठा और कनिष्ठिका के बीच का जितनी भी लाइन हो, इसको सीधी लाइन एक पेपर में रख के खींच लें, और आप स्केल से अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या मिलेगा नापने के लिए। अगर नई इंस्ट्रूमेंट है तो आप अंगुली की सहायता से, किसी और पेपर की सहायता से, किसी पेन की सहायता से मेजर कर लें, नाप लें, उसको यूज कर लें। मतलब यही है, पर्पज यही है, मेजरमेंट लगभग सही हो, है ना। और एक चीज पूछनी थी सर, ये जो 18 वर्ष के बाद ही मतलब अगर वो सही होती है तो 18 वर्ष के बाद ही देखनी चाहिए? हाँ, 18 वर्ष के पहले नहीं देखनी चाहिए? देखिए, जो ज्योतिष की भाषा में अगर मैं कहूँ आपको, तो 2 मिनट और ले लूंगा। ज्योतिष का आदेश क्या है कि 12 वर्ष से कम की जातक जातिका की कुंडली का विश्लेषण तब तक नहीं करना चाहिए कि जब तक उसमें कोई अरिष्ट योग ही ना हो, क्योंकि पहले 4 वर्ष वो जातक जातिका माता के शरण में रहती है, 4 वर्ष पिता के, और अगले 4 वर्ष अपने भाई बहन या परिवार के लोगों के साथ रहते हैं। जब 3 शुरू होता है, 12 + 13 शुरू होता है, तब वो परिवार के अलावा समाज या विद्यालय में भी ओपन शुरू हो जाते हैं, तब उसका विचार करना चाहिए। लेकिन यह कदापि नहीं है ज्योतिष में भी कि आप उसका विचार ना करें। इसी तरह पामिस्ट्री में भी ये बात सही है, मैंने भी कहा है, और ये आदेश भी यही है समुद्र ऋषि का, कि जब 18 वर्ष ही नहीं है, जब उसकी लंबाई बढ़ना रुक जाए, स्टेबल हो जाए, क्योंकि जब हाइट रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है, उसके बाद फिर शरीर के अंगों का, विशेषतः हथेली, आंख, नाक, कान और पैर, इनका साइज नहीं बढ़ता। हमारा पेट बढ़ सकता है, चेस्ट बढ़ सकती है, हमारी आई साइट तेज या कमजोर हो सकती हैं, जिस मेल की दाढ़ी नहीं आई, दाढ़ी आ सकती है, बाल कम ज्यादा हो सकते हैं, विजन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये आंखों का साइज, लिप्स का साइज, नाक का साइज, कान का साइज, हथेली का, उंगलियों का, अंगूठे का साइज फिर नहीं बदलता। इसलिए वो बात थी, मेल या फीमेल के केस में जो भी 18, 19, 20, 21 जब भी हो तब देखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कहे बिल्कुल नहीं है, उससे छोटे बच्चे का यदि जरूरत हो तो विश्लेषण नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं, फिर जब आपने देखा है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसी विधि से आप उसका लंबाई नाप लें, उसका आधार नाप लें, उस समय की स्थिति, परिस्थिति, प्रवृत्ति, उस जातक जातिका की, मैं 18 साल से जो भी छोटा है उसको बच्चा ही कहूंगा, बच्ची ही कहूंगा, उसके विश्लेषण आप कर सकते हैं। जी, और कोई प्रश्न है? धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बताया आपने सब चीजें। चलिए, बहुत बहुत आपका स्वागत है।
और कोई प्रश्न हो आज के बारे में, आप चाहें तो नोट करके रख लें, और कल को क्लास शुरू होते ही आप शुरू के 2 मिनट में कोई भी अगर पूछना चाहेंगे तो हम बात करेंगे, और 2 मिनट के बाद फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। और कल का समय वर्मा जी 8 बजे रहेगा, 7 बजे रहेगा, आप डिक्लेयर कर दें, फिर हम उस समय रहेगा। और कल मंडे रहेगा या ट्यूसडे रहेगा? 8 बजे अगर मान लो कन्वीनियंट है तो 8 बजे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी एक बार बोल देंगे। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं जी, तो आपके पास भी मैं लिंक भेज देता हूं, आप भी उसमें ऐड हो जाएं। ठीक, आपको वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने एडमिन बना ही दिया है। जी, ठीक है जी। तो ठीक है जो भी डिस्कस होगा, अगर मान लो कोई जी, प्रश्न हो किसी का, तो वो व्हाट्सएप पे भी लिख के पूछ सकते हैं, ताकि हमारा जो क्लास का समय वो ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। समय यूज होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप में कभी कभी दिक्कत हो सकती है, मैं ना रिप्लाई कर सकूं तुरंत और ना देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है, सर लेकिन 1 to 1। उसमें अच्छा, कोई दूसरा, दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं दूसरा, परसेंट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, वो बात ठीक है। हमें भी याद रहेगा कि कोई प्रश्न आया था, तो वो मैं प्रश्न आपके सामने रख सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा 1 to 1 में बात करने में एक चीज और है, ये दूसरों के लिए भी फायदे की बात है, क्योंकि दूसरे भी उसको सुन लेंगे, दोनों बात हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, है ना? जी सर। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही। आज रविवार का दिन, अब ये मेरे ख्याल से 2:30 बज चुका है। आप भी भोजन लें, और फीमेल बहनें जिन्होंने भोजन अभी तैयारी नहीं की वो तैयारी भी करें, घर को भी सानंद से खुश होकर सबको खिलाएं। बहुत धन्यवाद। बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही आनंद, बहुत 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 ज्ञानवर्धक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है सर। ओके, बाय। कल हाँ, कल मिलते हैं 8 बजे।